हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बीए के हिस्ट्री ऑनर्स का एक सवाल है, सिंधु घाटी की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा का वर्णन करें। सवाल है, सिंधु घाटी की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा का वर्णन करें। ठीक है, सवाल है आपका, सिंधु घाटी की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा का वर्णन करें। तो यह जो है आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगर आपको यह प्रश्न आए कि हड़प्पा सभ्यता के विशेष गुणों का उल्लेख करें, अथवा आपको यह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के विशेष गुणों का उल्लेख करें, तो भी आपको अभी जो हम आगे बताने वाले हैं यही उत्तर लिखना है। ठीक है, हम आपको जो है इस सवाल के उत्तर को बिल्कुल अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि उत्तर आपको याद हो जाए। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे कि इस सवाल के अंदर हमको किन मुख्य बिंदुओं पर लिखना है। ठीक है ना, सिंधु घाटी की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा का वर्णन करना है। ठीक है ना, आर्थिक दशा का वर्णन करना है, धार्मिक दशा का वर्णन करना है और सामाजिक दशा का भी वर्णन करना है। तो आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक वर्णन जो हम करेंगे तो उसका जो अर्थ आता था, रुपया आता था, कहां से रुपया आता था, ये हमको बताना पड़ेगा। और उस समय का जो धार्मिक कार्य था, उस समय में धार्मिक कार्य जो थी वो धार्मिक कार्य कैसे चल रहा था। ठीक है, और सामाजिक जो है उस समय का समाज कैसा था, इस बारे में हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विशेष गुणों का उल्लेख करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के विशेष गुण में अगर हम आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक का अगर हम वर्णन कर देते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के विशेष गुणों का उल्लेख हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आपको सवाल आए कि सिंधु घाटी की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा का वर्णन करें, ये आए, या फिर हड़प्पा सभ्यता के विशेष गुणों का उल्लेख करें, ये आए, तो आपको आगे जो हम बताने वाले हैं इसी बात को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया कहने का क्या मतलब है? सोने की चिड़िया कहने का मतलब यह है कि हमारा भारत जो था वह आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संपन्न था। ठीक है ना, तो हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था क्योंकि हमारा भारत जो है वह आर्थिक रूप से काफी संपन्न था, धन वैभव से परिपूर्ण था हमारा देश भारत। हमारे देश भारत के धन पर विदेशियों की आंखें
गड़ी रहती थी, लगी रहती थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में सिकंदर महान, मध्यकाल में महमूद गजनवी, नादिर शाह एवं तैमूरलंग तथा आधुनिक युग में डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज ने हमारे देश पर या तो आक्रमण करके या फिर व्यापार के माध्यम से हमारे सोने की चिड़िया को समझ लीजिए कि लूट कर चला गया। ठीक है, हमारा जो भारत है वह प्राचीन काल में चूंकि हमारा भारत जो है आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अधिक संपन्न था, इसलिए हमारे भारत पर किसकी आंखें गड़ी होती थी? किसकी आंखें गड़ी होती थी? विदेशियों की आंखें गड़ी रहती थी। ठीक है, विदेशियों की आंखें जो है वह गड़ी रहती थी हमारे देश भारत पर, इसलिए हमारे देश भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए। ठीक है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न था, इस वजह से हमारे देश भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए। ठीक है, और जो आक्रमण से बच गया उसको जो है बाद में अंग्रेज, डच आदि आकर के ले गए। तो पहले हम जान लेंगे कि प्राचीन काल में हमारे भारत में कौन कौन आए थे। ठीक है, तो प्राचीन काल में सिकंदर महान आए। ठीक है, दूसरा आपको प्राचीन काल में, अच्छा, सिकंदर महान आए। मध्यकाल में कौन आए? प्राचीन काल में सिकंदर आए। मध्यकाल में कौन आए? मध्यकाल में आपको आए महमूद गजनवी आए। ठीक है, महमूद गजनवी आए। नादिर शाह आए। फिर तैमूरलंग आए। ठीक है ना। आधुनिक युग में कौन सब आए? आधुनिक युग में कौन सब आए? डच आए, एक नंबर। ठीक है, आपको फ्रांसीसी आए। उसके बाद आपको अंग्रेज आए और इन सब ने हमारा देश भारत सोने की चिड़िया को जी भरकर लूटने का काम किया। इन सब में जो है कुछ लोग आक्रमण कर आए, जैसे कि आपको सिकंदर महान, महमूद गजनवी, नादिर शाह, तैमूरलंग, ये लोग जो है आपका आक्रमण के सहायता से हमको लूटा। ठीक है, लूटा कैसे? आक्रमण करके हमको लूटा। आक्रमण करके हमारे देश भारत को आर्थिक रूप से कमजोर किया। कैसे? आक्रमण करके यह लूटने का काम किया। और ये जो आपका आधुनिक युग में है, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इस समय में लूटने के लिए जो है इन लोगों को कुछ था नहीं, तो इन्होंने क्या किया? आया व्यापार करने के लिए व्यापार के माध्यम से ये हमको लूटने का लूट लिया। प्रयास क्या करेगा? लूट लिया। ठीक है, तो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक में अनेकों प्रकार से जो है हमारा भारत सोने की चिड़िया जो है लूट गई। ठीक है, अनेकों प्रकार से जो है लोग विदेशी हमारे भारत को लूटने का काम किया। इस प्रकार से भारत की आर्थिक जो है संस्कृति की बुनियाद जो थी वह बिल्कुल ही आर्थिक रूप से जो है हमारा भारत बिल्कुल कमजोर हो गया। हमारे भारत को जो है
मैंने आपको जो है प्राचीन काल में सिकंदर महान, मध्यकाल में महमूद गजनवी, नादिर शाह, तैमूर लंग और आधुनिक युग में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब मिलकर हमारे भारत को जो है मैंने बहुत ही आर्थिक रूप से काफ़ी अधिक कमज़ोर कर दिया, आर्थिक रूप से काफ़ी अधिक कमज़ोर कर गया और हमारी जो आर्थिक बुनियाद थी, आर्थिक बुनियाद को समझिए कि हिला दिया। ठीक है, इसके बाद जो है अब हमारा भारत जो है वह काफ़ी अधिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था। तो यहाँ तक में आपने जाना कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक युग तक में, आधुनिक काल तक में जो है हमारे भारत का किस प्रकार से आर्थिक दोहन हुआ। ठीक है ना। हम यह जो सवाल है सिंधु घाटी की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा का वर्णन करें, ठीक है, तो इसका जो है हम जो उत्तर पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम इसी बात को समझाएंगे कि हमारा भारत सोने का चिड़िया था और कैसे विदेशियों ने हमारे सोने की चिड़िया को लूटा, हमारे सोने की चिड़िया को उड़ाकर ले गया। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें कुछ पहलू है, उस पहलू के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। सैंधव सभ्यता से विभिन्न आर्थिक पहलुओं का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम कर सकते हैं, जो हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है ना। सैंधव सभ्यता के विभिन्न आर्थिक पहलुओं का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, उन्नत कृषि। हमारे भारत को जो है, हमारे सोने की चिड़िया को जो विदेशियों उड़ा के ले गए, ठीक है, उसके बाद कैसे क्या हुआ, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे मजबूत हुआ, या फिर पहले से ही सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जो है स्थिति किस प्रकार आगे बढ़ी थी, किस प्रकार आर्थिक नींव पड़ी थी, हम उस बारे में सबसे पहले उन्नत कृषि के बारे में बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे? उन्नत कृषि के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सैंधव सभ्यता के निम्नलिखित सैंधव सभ्यता के विभिन्न आर्थिक पहलुओं का अध्ययन, ठीक है ना, हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें पहला शीर्षक है उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि, ठीक है ना। तो उन्नत कृषि में हम देखिए हमको क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक संस्कृति का पृष्ठाधार तैयार करने में कृषि ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वस्तुतः सैंधव सभ्यता के लोगों के जीविकोपार्जन का सर्वप्रमुख साधन कृषि था, जिसका स्थान कालांतर में वाणिज्य एवं व्यवसाय के क्रमिक विकास ने ले लिया। अधिकांश लोग कृषि कार्य में ही लगे हुए थे। खेतों की उर्वरता एवं सिंचाई का समुन्नत प्रबंध होने के कारण पैदावार अच्छी होती थी। यद्यपि खुदाइयों से हल जैसा मौलिक
यंत्र नहीं प्राप्त हुआ, तथापि यह कहा जा सकता है कि एक उन्नत कृषि व्यवस्था के लिए वहां के लोग लकड़ी के बने हलों का प्रयोग अवश्य करते होंगे। पुनः उत्खननों से सिंचाई के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नहर, नलकूप या अन्य कोई औजार नहीं प्राप्त हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा की प्रचुरता होने के कारण नदियों के तटों पर कृषि कार्य होने से उन्हें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। खुदाइयों से बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अनुमानतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आने से पहले ही मुख्य फसल उगाकर काट लिए जाते होंगे। पुनः बाढ़ का पानी हटने के बाद शीघ्र फसल बो दिया जाता होगा, जबकि अन्य फसलों को बांध से सुरक्षित खेतों में उपजाया जाता होगा। प्रायः सिंधु घाटी के किसान हर प्रकार के अनाज का उत्पादन करते होंगे, किंतु यह उल्लेखनीय है कि उन दिनों भारतीय भूमि पर जौ और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता था। लोग अनाजों के अतिरिक्त विभिन्न तरह के फल, दाल एवं सब्जियां भी उपजाते थे। ये गोदाम प्रायः बड़े बड़े शहरों में बने थे। गांवों में लोग जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें अनाज रखते थे। खुदाई से खजूर के बीज भी मिले हैं। संभवतः कपास का उत्पादन सर्वप्रथम यहीं के लोगों ने शुरू किया। अनाज ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। इस तरह हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि उन्नत कृषि जो होती थी, उन्नत कृषि वह कैसे होती थी, इस बारे में हमको बात करना है, ठीक है ना। तो देखिए, उन्नत कृषि जो होती थी वह जो होती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक संस्कृति का पृष्ठाधार तैयार हुआ था, ठीक है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कृषि, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? कृषि, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता के आर्थिक मजबूती का जो मुख्य कारण था वह था कृषि। क्या था? कृषि, ठीक है ना। वहां के लोग कृषि कार्य में बहुत अधिक मेहनत करते थे। अब वो लोग कृषि कार्य कैसे करते थे, इस बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है ना। तो इस बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि सैंधव सभ्यता का जो लोग था वह अपने जीविकोपार्जन का सबसे मुख्य साधन कृषि को समझता था। इसलिए वे लोग कृषि में सर्वाधिक मेहनत करते थे और कृषि को ही अपना व्यवसाय समझते थे। कृषि को ही अपना व्यवसाय समझते थे। मुख्य तौर पर सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि थी, ठीक है ना। खेतों की उर्वरता और सिंचाई का समुन्नत प्रबंध उस समय में होता था, क्योंकि सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। अब सिंधु नदी के किनारे बसने का मतलब है कि पानी जो है इनको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। पानी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। मिट्टी जो है, मिट्टी काफ़ी अधिक क्या होगा? उपजाऊ होगा, ठीक है। फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा जो है जलमार्ग होगी, ठीक है ना, जलमार्ग होगी। तो इनको जो है नदी के किनारे जो है अनेकों सुविधाएं जो है अनेकों सुविधाएं इनको मिल जाती थी। इसलिए ये क्या करते थे? नदी के किनारे बसते थे, ठीक है ना, और नदी के किनारे ही अपना कृषि भी करते थे, ठीक है। अब कृषि कैसे करते थे, इस बारे में यदि बात करें तो देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे पास हल जोतने का बहुत सारा क्या है? विकल्प है। हमारे पास बहुत सारा क्या है? विकल्प है। हम ट्रैक्टर से हल जोत लेते हैं, आज ट्रैक्टर से जोत लेते हैं। और उस समय में जो है, इससे पहले लोग बैल की सहायता से जो है हल जोतता था। लेकिन बात यदि आप सिंधु घाटी की सभ्यता की करें, बात यदि सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, तो उस समय में हल का कोई प्रबंध नहीं था। हल का कोई प्रबंध नहीं था, ठीक है ना। उस समय में हल का कोई प्रबंध नहीं था। वे लोग लकड़ी
की सहायता से ही मिट्टी की जुताई करते थे, मिट्टी की जुताई करते थे। ठीक है ना। तो ये तो आपको हो गया हल का। सिंधु घाटी की जो खुदाई हुई है, तो खुदाई में ऐसा कोई यंत्र नहीं मिला है, ऐसा कोई यंत्र नहीं मिला है जो कि यह पुष्टि करे कि उस समय में हल होता था। हल होने का कोई यंत्र जो है खुदाई में नहीं मिला है, तो यह माना जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग लकड़ी का ही कोई औजार वो छोटा सा बनाते होंगे, जिससे उनके खेत की जुताई जो है करते होंगे। मिट्टी को केवल उलट पलट करके बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं, कम अच्छी क्वालिटी में ही खेत की जुताई करते होंगे। चूंकि फसल की मिट्टी की जो है उपजाऊ शक्ति बहुत अच्छी थी, वहां पर फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, इसलिए हमको लगता है कि उस समय में जो है जोतने का कोई खास प्रचलन भी नहीं होता होगा। ऐसे ही आपको जो है क्या कहते हैं, बीज को छिड़क दिया जाता होगा, फेंक दिया जाता होगा और फसल हो जाता होगा, ऐसा होता होगा। चूंकि खुदाई में कोई जोतने का यंत्र नहीं मिला है, इसलिए कृषि इसी प्रकार से होती होगी। चूंकि मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ था, इस वजह से इस तरह से भी कृषि हो जाती होगी, फसल की पैदावार हो जाती होगी। ठीक है, उन्नत कृषि के लिए कोई विशेष व्यवस्था उस समय में नहीं था। उन्नत कृषि लेकिन हो जाती थी। कैसे? तो वहाँ की जो मिट्टी थी वो काफ़ी अधिक उपजाऊ थी, वहाँ की मिट्टी जो है वह काफ़ी अधिक उपजाऊ थी, इसलिए उन्नत कृषि हो जाया करती थी। खुदाई में ऐसा कोई खुदाई में जो है बांध का जो है अवशेष प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई है, तो वहां पर बांध का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, बांध का अवशेष, वह बांध जो हम लोग नदी पर लगाते हैं, किस लिए? बाढ़ के बचाव के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए जो है हम बांध जो बांधते हैं, वह सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में, ठीक है ना, खुदाई में मिला है। कहने का क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि उस समय में बाढ़ आती होगी, इसलिए बाढ़ आने के पहले ही जो है फसल उपजा लिया जाता होगा और उसके पहले ही फसल का निपटारा कर लिया जाता होगा। ठीक है ना, और बाढ़ का पानी हट जाने के बाद पुनः फसल बो दिया जाता होगा। ठीक है, जबकि अन्य फसलों को बांध से सुरक्षित खेतों में उपजाया जाता होगा। ठीक है ना। अब है कि उस समय में जो खेती होती थी वह किस किस अनाज की खेती होती थी। ठीक है, तो खुदाई में जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे यही अंदाजा लगाया गया है। ठीक है ना, खुदाई में जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें यही अंदाजा लगाया गया है कि उस टाइम में जौ और गेहूं का अधिक खेती होता होगा। ठीक है ना, अधिकतम जौ और गेहूं का ही खेती होता होगा, ऐसा अंदाजा लगाया गया है खुदाई के अवशेष प्राप्त होने के बाद। ठीक है ना। अब है कि लोग अनाज के अतिरिक्त और क्या उगाते थे, तो अनाज के अतिरिक्त लोग और भी विभिन्न प्रकार के फल, दाल और सब्जी भी उपजाते थे। ठीक है ना, उनका जो गोदाम होता था वह बड़े बड़े शहरों में बना होता था। जैसा कि मैंने आपको 12th क्लास का जब ऑब्जेक्टिव बता रहा था, उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह बहुत ही उत्कृष्ट शहरों में से एक शहर के आधार पर जो है था। ठीक है, जैसा हमारे आज के शहर में बहुत जगह पर चैनल नहीं है, रोड नहीं है। ठीक है, और मैंने गाँवों में अच्छा खासा दरवाजा नहीं है, लेकिन उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता में रोड हुआ करते थे, रोड के साइड में चैनल हुआ करता था, लोगों को छतदार घर हुआ करता था, घर में सीढ़ियां हुआ करती थी, द्वार पर दरवाजे पर अच्छा खासा जो है दरवाजा लगा होता था। ठीक है,
तो उस टाइम में भी अच्छा खासा शहर था। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक पहलू के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में जो उस टाइम में जो गोदाम बनता था, ठीक है ना, गोदाम रहता था, वह बड़े बड़े शहरों में वे लोग जो अपना फसल उगाते थे, ठीक है, तो उस फसलों का जो भंडारण करते थे जिस गोदाम में, वह गोदाम बहुत बड़े बड़े शहरों में बना होता था, ठीक है ना। संभवतः कपास का उस समय में जो है खेती में जो है आपका फल, दाल और सब्जी भी उगाया जाता था, ठीक है ना। गांवों में लोग जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें अनाज रखते थे। खुदाई से खजूर के भी बीज मिले हैं। संभवतः कपास का भी वहां पर खेती होता था, ठीक है ना। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो खुदाई में आपको खजूर के बीज मिले हैं, खजूर के बीज मिले हैं, ठीक है ना। कपास के बीज मिले हैं, वहां पर फल उगाया जाता था, सब्जियां उगाई जाती थी, दाल उगाया जाता था। मतलब कि फसल की यदि बात करें तो मुख्य रूप से जौ और गेहूं उगाया जाता था। जौ और गेहूं के अलावा खजूर, कपास, फल, सब्जियां और दाल भी वहां पर उगाई जाती थी, ठीक है ना। ऐसा सिंधु घाटी की सभ्यता के खुदाई के बाद जो अवशेष प्राप्त हुआ है उसके आधार पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आर्थिक पहलू के बारे में आपको बताने का कोशिश किए हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपको जो है हिस्ट्री ऑनर्स की तैयारी इस प्रकार से कराने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। आइए आर्थिक सहायता का एक बार हम जो है आपको रिव्यू कर देते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी के आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा का वर्णन करें। आर्थिक दशा का वर्णन हम आपको कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि भारत जो है वह सोने की चिड़िया कही जाती थी, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संपन्न थी, ठीक है ना। बहुत सारे आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अधिक संपन्न थी, इसलिए विदेशियों की आंखें जो है भारत पर गड़ी होती थी और इसी धन के वजह से बहुत सारे आक्रमण भी भारत पर हुए, ठीक है ना। प्राचीन काल में सिकंदर आए और मध्यकाल में महमूद गजनवी, ठीक है ना, नादिर शाह, तैमूर लंग। आधुनिक युग में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज जो है व्यापार के बहाने आकर हमारे देश को लूटा, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के आर्थिक पहलू का अध्ययन के लिए हम सबसे पहले जो है आपको उन्नत कृषि के बारे में बताए हैं। उन्नत कृषि में हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी के लोग नदी के किनारे बसते थे, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत अधिक सुविधाएं मिलती थी। क्या सुविधाएं मिलती थी? पानी की प्रचुर मात्रा होती थी, मिट्टी उपजाऊ होता था, परिवहन की सुविधा जलमार्ग के द्वारा होती थी, ठीक है ना। हल वहां पर खुदाई के बाद यह पता चला है कि जोतने के लिए कोई विशेष विकल्प वहां पर नहीं था, ठीक है। विशेष विकल्प वहां पर जोतने का नहीं था, लेकिन खुदाई से ऐसा कोई यंत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि चूंकि मिट्टी काफी अधिक उपजाऊ थी, इसलिए बीज को छिड़क देने से या फेंक देने से ही फसल जो है बढ़ जाता, फसल हो जाता था, ठीक है। चूंकि मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ थी, इसलिए जो है पौधे आ जाते थे, ठीक है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है की जो खुदाई हुई है, उस खुदाई में ऐसा कोई यंत्र नहीं मिला है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में अब तक जान गए हैं कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे थे इसका, तो रिव्यू कर रहे हैं। अब है
कि सिंधु घाटी में लकड़ी का जो है हल, लकड़ी के वजह की सहायता से ही हल का काम किया जाता होगा। ठीक है, खुदाई में बांध भी मिला है। बांध मिलना जो है यह दर्शाता है कि हो सकता है उस टाइम में बाढ़ आता होगा, तो बाढ़ के बचाव के लिए ही नदी पर बांध बनाया गया होगा। ठीक है, और बाढ़ के पहले ही सारे फसलों का जो है निपटारा कर लिया जाता होगा, उगा करके उसे काट करके सुखा करके उसका भंडारण कर दिया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। अब है उस समय में जो खेती होती थी वो मुख्य तौर पर जौ और गेहूं की होती थी, मुख्य तौर पर जौ और गेहूं की होती थी। गोदाम बड़े बड़े शहरों में लगाए जाते थे। ठीक है ना। जौ और गेहूं जो है के अलावा वहां पर खजूर, कपास, फल, सब्जियां, दाल आदि के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम ये देख लिए हैं कि सैंधव सभ्यता में जो है सिंधु सभ्यता में, ठीक है ना, जो है कृषि किस प्रकार होती थी, किस प्रकार कृषि जो है बहुत अधिक उन्नतावस्था में थी। ठीक है, शायद वही कृषि का उन्नतावस्था यह वजह है कि आज भी हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है। आज भी हमारा देश क्या कहलाता है? कृषि प्रधान देश कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आदिकाल से ही हमारे देश में कृषि होते आई है, और वो भी काफी अधिक उन्नत कृषि होते आई है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक पहलू में जो है आर्थिक, इस शीर्षक में जो है आर्थिक वाले शीर्षक में हम लोग पहला पहलू पढ़े थे उन्नत कृषि। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे पशुपालन। वहाँ के लोग कैसे पशुपालन करते थे। ठीक है ना। सिंधु घाटी की जो आर्थिक स्थिति थी तो वह जो है पशुपालन के वजह से भी थी। ठीक है ना। सैंधव घाटी में आर्थिक दृष्टिकोण से पशुपालन का भी काफी अधिक महत्व था। ठीक है, वो पालतू पशुओं में भैंस, बैल, सुअर, गाय, भेड़, हाथी, ऊंट, बकरी, गधा, कुत्ता आदि प्रमुख रूप से पालते थे। ठीक है ना। क्या सब पालते थे? आपको पालतू जानवर में क्या सब पालते थे? गाय पालते थे, भैंस पालते थे, सुअर पालते थे, बैल पालते थे। ठीक है, भेड़ पालते थे, हाथी भी पालते थे। ठीक है ना। ऊंट पालते थे, बकरी पालते थे, गधा भी पालते थे। ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो बच गया है कुत्ता, जिसे सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। ठीक है ना। सर्वप्रथम पालतू जानवर मनुष्यों ने इसे बनाया था कुत्ता। ये भी, इनको भी पाला जाता था। ठीक है ना। ये सारे जानवर किसी न किसी रूप में उन्हें उपयोगी लगता था, इसलिए पालते थे। पशुपालन क्यों करते थे? पशुपालन वे क्यों करते थे? तो क्योंकि ये सारे जानवर किसी न किसी रूप में उन्हें उपयोगी लगता था। क्या लगता था? उपयोगी लगता था, इसलिए वे उन्हें पालते थे। ठीक है ना। तो कई परिवार इन पशुओं को पाल करके ही अपनी जीविका चलाते थे। सिंधु घाटी के लोग बिल्ली, नेवला, बंदर, खरगोश, मोर, तोता, गिलहरी, मुर्गी, हिरन, उल्लू आदि से परिचित थे, और इनकी गणना हम उनके पशुधन के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ से अन्य प्रांतों से भी पशुओं का निर्यात किया जाता था, जिसमें वहाँ के लोगों में पशुपालन के प्रति दिलचस्पी का भाव प्रदर्शित करता है। यहाँ से अन्य प्रांतों से भी पशुओं का निर्यात किया जाता था, जिसमें वहाँ के लोगों में पशुपालन के प्रति दिलचस्पी का भाव प्रदर्शित करता है। यहाँ के अन्य प्रांतों से, ठीक है ना, यहाँ के लोग केवल शौक से ही आखेट करते थे, बल्कि इसके पीछे
यहाँ के जो लोग थे जानवर पालते थे, इस बात को पहले आप जान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, पक्षियों में भी आपको जो है मोर, तोता, आपको ये सब भी पालते थे। पशुओं में हिरन पालते थे आपको, उसके बाद क्या कहते हैं, खरगोश पालते थे, उल्लू भी पक्षियों में पालते थे ये लोग। और यहाँ से पशुओं का, इनका जो आर्थिक स्थिति था, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें पशुधन को भी आप बहुत मुख्य मान सकते हैं, क्योंकि पशुधन में भी आपको बहुत सारा, देख लीजिए, आपको गाय, भैंस, सुअर, गाय है, भैंस है, सुअर है, बैल, भेड़, हाथी, ऊंट, बकरी, गधा, कुत्ता, ये सब जो है आपको वे लोग पालते थे। और केवल पालते ही नहीं थे, ठीक है ना, इसका निर्यात भी करते थे, मतलब ये अपने से दूसरे जगह भेजते भी थे, ठीक है ना। और इसी से वे लोग अपना जो है जीविकोपार्जन करते थे। तो सोचिए कि पशुधन भी इनके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होता था, ठीक है ना। इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है ना। वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब ये लोग जो आखेट करते थे, ठीक है ना, तो आखेट ये लोग क्यों करते थे? केवल इसलिए नहीं कि इनको आखेट करने का शौक था, बल्कि इसके पीछे उनका आर्थिक उद्देश्य भी छिपा हुआ था। पशुओं का शिकार करके आदि मानव की भांति वे अपनी क्षुधा तृप्त भी करते थे, किंतु आदि मानव की भांति वे मांस को कच्चा न खाकर उसे आग में भूनकर खाना पसंद करते थे। वे लोग चीता, गेंडा, शेर, रीछ आदि जैसे कई जंगली जानवर से भी परिचित थे, किंतु संभवतः वे घोड़ा के विषय में अभी नहीं जानते थे, ठीक है ना। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में इतने सारे जानवरों को आपने जाना है, लेकिन वे लोग घोड़ा से अभी भी अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे घोड़ा के बारे में, ठीक है ना। ये लोग जानवरों को पालते भी थे और जंगली जानवर का शिकार भी करते थे। शिकार केवल शौक से नहीं, शिकार करते थे, उन्हें उनका उपयोग अपने भोजन में भी करते थे। जैसे उससे पहले का जो आदि मानव था वो शिकार करने के बाद मांस को कच्चा ही खाता था, लेकिन सिंधु घाटी के जो लोग थे मांस को पकाकर खाते थे। कैसे खाते थे? पकाकर खाते थे। तो कुल मिलाकर के आप जो है इतना समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कृषि जो उन्नत थी उसका एक कारण पशुपालन भी था, ठीक है ना। पशुपालन भी ये लोग बड़े पैमाने पर करते थे, जिससे इनका कृषि में पशुपालन से कुछ हेल्प हो जाता था, ठीक है ना, मदद हो जाती थी, ठीक है। तो पशुपालन भी सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पहलुओं में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि वाणिज्य एवं व्यवसाय की उन्नति, उस समय में व्यवसाय कैसे होता था। आर्थिक पहलू हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आर्थिक पहलू में पहला पहलू हम लोग पढ़े हैं कृषि, ठीक है ना, कृषि। दूसरा पढ़े हैं पशुपालन, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे व्यवसाय, ठीक है। उस समय में व्यवसाय किस प्रकार से होता था, ठीक है ना। तो कृषि और पशुपालन की भांति सिंधु सभ्यता के निवासी वाणिज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपना अभूतपूर्व प्रगति कर लिया था, ठीक है ना। कृषि और पशुपालन के जैसे ही उन्होंने व्यवसाय में भी काफी अच्छी उन्नति प्रगति पाई थी, ठीक है ना। अपने समकालीन सभ्यताओं की तुलना में इस क्षेत्र का व्यापार काफी अधिक प्रगतिशील था, उन्नतिशील था, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो व्यवसाय था और उसी समय में जो और सारी सभ्यताएं थी, तो उनके व्यवसाय की तुलना में सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यवसाय जो है वह काफी अधिक क्या था, प्रबल था। हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा पहलू वाणिज्य तथा व्यवसाय। वाणिज्य तथा व्यवसाय, देखिए उत्तर आपको याद कैसे रहेगा। उत्तर याद करने के लिए आपको बिंदुएं याद रखनी होंगी, ठीक है ना। बिंदुओं में मैंने पहला बिंदु आपको आर्थिक का जो पहला बिंदु मैंने लिया है वो लिया था कृषि, उन्नत कृषि। उन्नत कृषि के बारे में मैंने आपको जो भी बताया उसको भाषा बना करके आप उत्तर बना लेंगे। और उसी प्रकार से पशुपालन के बारे में मैंने जो भी बताया, मेरे अंदाज से 15 से 20
पंक्ति का उत्तर 25-30 पंक्ति का तो निश्चित ही पशुपालन में भी बन जाएगा। अब मैं व्यवसाय और वाणिज्य तथा व्यवसाय को भी इस प्रकार से बताने का प्रयास करूंगा कि इसका भी उत्तर आपको बहुत अच्छे से बन सके। मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, उस महत्वपूर्ण बिंदु को आप विस्तार करके जितना आगे बढ़ाएंगे उतना सुंदर आपका उत्तर बनेगा और उतना सुंदर आपका परीक्षा में अंक आएगा। याद रखिए, बीए वालों, ऑनर्स जिनका भी हिस्ट्री पेपर है, उसमें उन लोगों को मैं यह बता देना चाहता हूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा दावा है कि इसमें से एक प्रश्न निश्चित ही आएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता से एक प्रश्न निश्चित ही आएगा, इस बात का दावा है मेरा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, रिव्यू करके देखेंगे, 1-2 बार पीछे करके भी देख लेना है, ठीक है ना। तो कृषि की बात हम लोग कर लिए हैं, अब पशुपालन की बात कर लिए हैं, व्यवसाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आर्थिक स्थिति की मजबूती का कारण था, वो वाणिज्य तथा व्यवसाय भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन और जो भी सभ्यताएं थी, समकालीन सभ्यताओं में जो आपको जो भी सभ्यताएं थी, समकालीन सभ्यताओं में आपको सिंधु सभ्यता का व्यवसाय काफी उन्नत था, ठीक है ना। कैसा था? उन्नत था, ठीक है। उस समय में जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी, उन सारी सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता का व्यवसाय काफी अधिक उन्नत था, ठीक है ना। यहाँ के जो व्यापारी थे, ठीक है ना, वो मालों को बड़े बड़े गोदामों में संचित करते थे, ठीक है ना। व्यापारी क्या करते थे? संचित करते थे। किसको संचित करते थे? मालों को। मालों मतलब अनाज को, ठीक है ना, अनाज को, ठीक है ना। अनाज में आपका सब कुछ ले लीजिए, ठीक है ना, गेहूं, जौ, आपका फल, सब्जी, दाल, ये सारा चीज आप अनाज में ले लीजिए। ये सारे चीज को वो लोग क्या करते थे? संचित करते थे। कहाँ संचित करते थे? बड़े बड़े गोदामों में। कहाँ संचित करते थे? बड़े बड़े गोदामों में संचित करते थे। तो आप यहाँ पर भाषा बना सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो है व्यापार भी बहुत अच्छे से करते थे, व्यापार में भी उनका बहुत अच्छा विकास हो रहा था। उनके सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन जितनी सभ्यताएं थी, उन सभी के व्यवसाय की तुलना में सिंधु घाटी का व्यवसाय काफी अधिक उन्नत था, ठीक है ना। यहाँ के व्यापारी जो है बड़े बड़े गोदामों में मालों को, अनाजों को संचित करके रख देते थे और बाद में उसे बाजार में बेचते थे। और यहाँ की जो सड़कें थी वह काफी अधिक चौड़ी होती थी, ठीक है ना। इसका यह मतलब हुआ कि उस समय में जो व्यापार होता था सिंधु घाटी की सभ्यता में, वह सड़क के दोनों किनारे में होता था, ठीक है ना। आधुनिक भारत के कस्बों में लगने वाली हाटों की भांति वहां प्रतिदिन अस्थायी बाजार, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि लगते होंगे। संभवतः सड़कों के दोनों ओर कुछ नियमित दुकानें भी होती होंगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ का जो सड़क था ना, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सड़क था, सिंधु घाटी की सभ्यता का, वह काफी अधिक क्या था? चौड़ी, काफी अधिक चौड़ी था, ठीक है ना, चौड़ी थी। सड़क काफी अधिक चौड़ी थी। लेकिन क्यों चौड़ी थी? क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें लगती होंगी, ठीक है ना। हमारे आजकल हम लोगों के यहाँ जो हाट होता है, हाट में एक जगह पर अस्थायी बाजार लगता है ना। अस्थायी बाजार हाटों में लगता है, अस्थायी बाजार हाटों में लगता है, ठीक है। तो उस समय में भी अस्थायी बाजार लगते
होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। और अस्थायी बाजार लगते होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ दुकानें भी सड़क के दोनों ओर होती होंगी। वहाँ की आर्थिक संपन्नता को यदि आप देख करके अवशेष देखने के बाद अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वहाँ पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन होता होगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि उन अनाजों का व्यापारीकरण भी खूब अच्छे से होता था, दूर दराज के देशों में उसका निर्यात भी होता होगा। ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अवशेष प्राप्त हुआ है खुदाई के बाद, उससे यह अंदाजा लगता है कि वहां पर काफी अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन होता था। उत्पादन होने के बाद उसका संचित जो है, भंडारण जो है, वह भी बड़े पैमानों पर किया जाता था और उस क्या कहते हैं, बड़े पैमानों पर किया जाता था और उसका निर्यात भी बड़े बड़े देशों तक होता था। ठीक है ना, उसका व्यापारिक, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था, ठीक है ना, इस पर भी मैं थोड़ा बता देता हूं। अभी तक में मैंने 15, 20, 25 लाइन से अधिक मैंने बता दिया होगा मेरे दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो सिंधु घाटी का ऐसा उत्तर लिख करके आएंगे कि मैं क्या बताऊं, वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए उत्तर अच्छे से। मैंने केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया है, उत्तर बनाना आपका काम है। यदि आप बीए में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कम से कम उत्तर बनाने तो आना चाहिए बिंदुओं को देखकर। मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन कर रहा हूं। इस वर्णन को सुन करके आप एक सुंदर उत्तर अपने कॉपी में बनाइएगा। अगर संभव हो सके तो वीडियो देखते हैं तो कॉपी लेकर के देखिए, कलम लेकर के देखिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को केवल नोट करिए। ठीक है ना, और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मन में ही अपने से उत्तर बनाने का प्रयास करिए। ठीक है ना, अब हम व्यापारिक संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर लें और यदि आपको मन करता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नए हैं चैनल पर तो। ठीक है ना, सब्सक्राइब करिएगा तो तुरंत से बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो आगे से डालेंगे सारा का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और इससे एग्जाम की तैयारी में आपको काफ़ी अधिक गति मिलेगी। ठीक है ना, तो अब हम बात कर रहे हैं व्यापारिक संबंध के बारे में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसका जो व्यापारिक संबंध था वो किससे था? मेसोपोटामिया से था। किससे था? मेसोपोटामिया से था। ठीक है ना, किससे था? मिस्र से था। किससे था? यूनान से था। ठीक है ना, मतलब इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वे लोग जो है अपने व्यापार को उन्नत कर दिए थे, अपने व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिए थे। ठीक है ना, वहां से विदेशों में निर्यात होता था। ठीक है ना, और निर्यात होने वाले महत्वपूर्ण वस्तुओं में आपको अनाज होता था, कपड़े होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। ठीक है ना, निर्यात होने वाली वस्तुओं का हम आपको बात बता रहे हैं। निर्यात होने वाली वस्तुओं के बारे में आपको हम बता रहे हैं। निर्यात होने वाली वस्तुओं में आपको अनाज होता था। ठीक है ना, अनाज होता था, कपड़े होते थे, अनाज होता था, कपड़े होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। ठीक है ना, खिलौने होते थे, फर्नीचर होता था। ठीक है ना, मने निर्यात होता था, मतलब कि ये लोग अपने यूज के लिए जो उपजाते थे उससे अधिक उपजाते थे ताकि उससे निर्यात भी हो सके और व्यापार भी अच्छे से हो सके। ठीक है ना, यहाँ के जो सिंधु घाटी के जो व्यापारी थे विदेशों से रंग, मसाले, धातुएं, लकड़ी, बहुमूल्य पत्थर, विलासमय सामग्री में लकड़ी आदि वस्तुओं का आयात करते थे। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता के लोग सामान बेचकर, यहाँ से सामान भेजकर विदेश से क्या मंगाते थे? रंग मंगाते थे,
क्या मंगाते थे? मसाला मंगाते थे, धातुएं मंगाते थे, क्या मंगाते थे? लकड़ी मंगाते थे, ठीक है ना। बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे, बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं? विलासमय सामग्री भी मंगाते, विलासमय सामग्री भी मंगाते थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने आपको जो है आर्थिक पहलू में 3 मुख्य बिंदुओं पर बात मैंने आपके साथ किया है। एक मैंने किया था उन्नत कृषि पर, दूसरा मैंने किया पशुपालन पर, और तीसरा मैंने किया वाणिज्य तथा व्यापार पर। वाणिज्य तथा व्यापार पर मैंने बात कर दिया। कम से कम 2 से 3 पेज का आंसर जो है कम से कम आपको केवल आर्थिक पर बनाना है। उसके बाद आपको जो है 2 से 3 पेज जो है आपको धार्मिक व्यवस्था पर बनाना है, और 2 से 3 पेज आपको जो है करीब करीब आपको जो है वो सामाजिक व्यवस्था पर, सामाजिक दशा पर बनाना है। तब आपका यह प्रश्न जो है क्लियर होगा। बीए की पढ़ाई है, छोटा उत्तर इसका नहीं होता है। 30-32 पेज आपको मिलते हैं। सारे के सारों को यदि आप भरना चाहते हैं, अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो में जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोबारा देखें और दोबारा से सुनें, और मैंने जैसे भाषा बनाकर आपको बताया है, आप प्रयास करें कि हमसे भी अच्छा सुंदर भाषा आपका बने। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं धार्मिक दशा के बारे में। किस बारे में? धार्मिक दशा के बारे में हम बात करने आपसे जा रहे हैं। सिंधु घाटी में बहुत सारी ऐसी इमारत जो है निकली है जिसे देव मंदिर कहा जा सके, ठीक है ना। धार्मिक दशा में हम बात कर रहे हैं। धार्मिक दशा में हम ये बात कर रहे हैं खुदाई में, ठीक है ना। सिंधु घाटी की जो खुदाई हुई है, खुदाई में जो भी इमारत प्राप्त हुई, इमारत निकली है, इमारत जो निकली है, वो इमारत जो है आपको ऐसा इमारत है जिसे आप देखते ही कह देंगे कि वह इमारत निश्चित ही भूतकाल में, प्राचीन काल में देव का मंदिर रहा होगा, देव का मंदिर रहा होगा, ठीक है ना। तो इससे साफ साफ ये पता चलता है मेरे दोस्तों कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग धर्म में विश्वास रखते थे। मंदिर वहां पर होता था और वहां के लोग मंदिर में पूजा भी करते थे। वहां के निवासी जो थे वो धार्मिक विचार वाले थे, ठीक है ना। खुदाई में कुछ मूर्तियां, मुहर और मुद्राओं पर बनी आकृतियां जो है भी मिली है, ठीक है ना। खुदाई में और क्या मिला है? खुदाई में मूर्तियां भी मिली है, ठीक है ना। मुहर मिला है, ठीक है ना। मुद्राएं मिली है, और इन सारे मुहर और मुद्राओं पर जो है क्या है? सारे मुहर तथा मुद्राओं पर जो है जो चित्र बना हुआ है वह धार्मिक है, ठीक है ना। मतलब कि मूर्तियों का चित्र बना हुआ है, देव का चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। आपको जो है हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय में आपको हम बताए थे पशुपालक जो है आपको उस समय में आपको जो है ये महादेव का जो है ये मिला है, मूर्ति मिला है। मुहर पर महादेव का भी मूर्ति जो है मिला है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था 12th क्लास की जब मैं तैयारी करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। सैंधव सभ्यता का जो लोग थे, जो खुदाई हुआ है, ठीक है, तो उस खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे स्त्रियों की मूर्तियां मिली है, ठीक है, जिसमें एक चित्र में स्त्री के पेट में एक पौधा निकला हुआ दिखाई देता है। इससे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है यह पृथ्वी देवी रही होगी जिसका संबंध पौधों की उत्पत्ति और विकास से था, ठीक है ना। खुदाई में धार्मिक जो सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई है, उस खुदाई में जो मूर्तियां मिली है, उस मूर्ति में एक मूर्ति ऐसा भी मिला, ठीक है ना, एक मूर्ति ऐसी भी मिली जो कि स्त्री की मूर्ति थी और उसके पेट पर
पेट पर पौधा निकला हुआ था। तो सीधी सी बात है कि वह मूर्ति किसकी होगी? तो वह मूर्ति जो है पृथ्वी देवी की होगी। वे लोग जो भोजन उपजाते थे धरती पर, तो निश्चित ही उन्हें वह धरती माता के नाम से संबोधित करते, पृथ्वी देवी धरती माता के नाम से संबोधित करते होंगे, उनकी पूजा भी करते होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग धार्मिक दशा के बारे में बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी के लोग जो है किस प्रकार से धर्म से जुड़े हुए थे, वहाँ पर धार्मिक दशा कैसी थी, धर्म के आधार पर लोग कैसे सोचते थे, धर्म के आधार पर लोगों का विचार क्या था, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहाँ से कई ऐसे इमारत निकले जिनको देखते ही आप देव का मंदिर कह दीजिएगा। कई ऐसी मूर्तियां मिली जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी। बहुत सारे मुहर मुद्राएं मिली जिन पर मूर्तियों का चित्र था। ठीक है ना, मूर्तियों का क्या था? चित्र था। ठीक है। तो अब जो है इसके बाद हम लोग इसके बाद मैंने आपको बताया कि मूर्तियों में कुछ एक ऐसी मूर्तियां थी जिस पर एक स्त्री का चित्र था और स्त्री के पेट पर पौधा निकला हुआ था। इससे यह समझा जा रहा है कि पृथ्वी देवी का मूर्ति होगा वह। ठीक है ना। इससे भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि जो है मने सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो हैं वह देवों में देवी देवताओं में काफ़ी अधिक विश्वास रखते थे। ठीक है ना। संभावना इस बात की भी है कि क्या कहते हैं, उस समय में सिंधु घाटी के लोग हिंदू दुर्गा, काली, अम्बा, चंडी आदि की पूजा करते होंगे। ठीक है ना। इस बात की भी संभावना है, इस बात की भी संभावना है कि दुर्गा, काली, ठीक है ना, दुर्गा, काली, अम्बा, चंडी, इन सब की पूजा भी सिंधु घाटी के लोग करते होंगे। इस बात की क्या है? संभावना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा भी होती थी, जिसकी सत्यता अवशेषों पर एक नग्न पुरुष जिसके 3 मुख और 2 सिंग हैं, वह पलथी मारकर ध्यानमग्न बैठा हुआ है। ठीक है ना। इस चित्र को देखने से भली भांति परिलक्षित होता है। ठीक है ना। उस नग्न देवता के ओर 4 पशु, हाथी, बाघ, भैंस और गैंडा जो है तथा आसन के नीचे 2 हिरण भी है। पशुपति शिव की मूर्ति के उपर्युक्त चित्रण की सत्यता को आधार मानकर बहुत से विद्वानों ने यह स्वीकार किया, शैव धर्म संसार का प्राचीन धर्म है। ठीक है ना। शैव धर्म जो है, शैव धर्म संसार का प्राचीनतम धर्म है। ठीक है ना। शैव धर्म संसार का प्राचीनतम धर्म है। ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, महादेव जो है, महादेव यह आदि गुरु हैं, प्राचीनतम गुरु हैं। इनसे पुराना कोई और गुरु नहीं है। ठीक है ना। पशुपति महादेव की पूजा भी सैंधव सभ्यता में काफ़ी अधिक होती थी। ठीक है ना। जो सिक्का मिला है खुदाई में, उस सिक्का में ध्यान मग्न बैठा हुआ एक जो पशुपति महादेव जी जो है ध्यान मग्न आंख बंद कर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर बहुत सारे पशुओं का चित्र बना हुआ है, जिसमें कि हाथी है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हाथी, बाघ, भैंस, ठीक है ना, और गैंडा। ठीक है। गैंडा भी थे और नीचे आसन के 2 हिरण भी थे। ठीक है ना। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा, पशुपति महादेव के मूर्ति में कौन सा जानवर है या कौन सा जानवर नहीं है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ध्यान में रखिएगा। हाथी, बाघ, भैंस, गेंडा और 2 हिरण के अलावा कुछ भी होगा तो कह दीजिएगा वह जानवर नहीं था, और यदि इसमें से कुछ होगा तो आप उत्तर आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है। तो यह थी धार्मिक के बारे में बात। धार्मिक के बारे में कुछ और भी बातें हैं। ठीक है ना। सैंधव सभ्यता काल में शिवलिंग की पूजा भी काफ़ी अधिक होती थी। ठीक है ना। किसकी पूजा होती थी? शिवलिंग की भी पूजा धार्मिक आस्था के दौरान जो है होती थी। ठीक है। जिसका प्रमाण जो है पत्थर के बहुत से लिंग मिले हैं, इस पर लगाया जा सकता है। आज भी हमारे देश भारत और नेपाल में शिवलिंग की पूजा बहुत अधिक प्रचलित है। ठीक है ना।
इतना ही नहीं, सैंधव सभ्यता के लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे, जिसमें पीपल के वृक्ष। तो इसमें क्या करना है, जो है आर्थिक सभ्यता, आर्थिक ये धार्मिक पहलू पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो धार्मिक पहलू में जो है हम लोग यह भी जाने कि उस समय के लोग शिवलिंग की पूजा भी करते थे। भारत में आज भी, भारत और नेपाल में शिवलिंग की पूजा बहुत अधिक प्रचलित है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, जो है पीपल के वृक्ष की पूजा भी होती थी। पीपल के वृक्ष की पूजा भी सिंधु घाटी की सभ्यता में होती थी। पीपल के अतिरिक्त नीम का वृक्ष भी पूजा हेतु पवित्र समझा जाता था। फिर भी ऐसा विश्वास अभी भी हमारे देश में किया जाता है कि पीपल के वृक्ष पर ब्रह्मा रहते हैं। इस सभ्यता में पशु पूजा भी प्रचलित थी। पशुओं में गाय की अपेक्षा सांड की पूजा होती थी, नाग देवता की पूजा होती थी, और जो आज भी प्रचलित है। इसके अतिरिक्त वायु, सूर्य एवं चंद्रमा की भी पूजा होती थी। जल को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है और नदियों की आराधना भी की जाती है। उदाहरण स्वरूप आज भी हमारे यहाँ गंगा आदि की पूजा बड़े धूमधाम से होती है, ठीक है ना। सैंधव सभ्यता के लोगों में भूत प्रेत की धारणा भी प्रचलित थी, जिनसे बचने के लिए ताबीजों का उपयोग किया जाता था। आज भी भूत प्रेत में लोगों का विश्वास काफ़ी अधिक है, ठीक है ना। भूत प्रेत से बचने के लिए लोग ताबीज का उपयोग आज भी करते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक धार्मिक दृष्टिकोण से भी सिंधु सभ्यता का ज्ञान हम लोग ले लिए हैं। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार से धार्मिक विचार लोगों के मन में प्रचलित था, सिंधु सभ्यता में धार्मिक दशा क्या थी, इस बारे में हम लोग अब कुल मिलाकर के जान गए हैं। अब हम चलेंगे सामाजिक दशा की ओर, ठीक है ना। यह अंतिम दशा है आपके प्रश्न का, सामाजिक दशा के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो सामाजिक दशा के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें जो है हम लोग बात करेंगे सामाजिक दशा में पारिवारिक जीवन का, ठीक है ना। सामाजिक दशा में हम लोग सबसे पहले पारिवारिक जीवन का बात करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है, खुदाई हुई है, ठीक है ना। खुदाई में जो भी सामग्री प्राप्त हुई है, जो भी स्रोत मिला है, इन सारे स्रोतों में जो है सामाजिक स्थिति, विशेषकर तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रशासन सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। उत्खनन से प्राप्त हुए अत्यंत विशाल नगरों को देखते हुए डॉक्टर तुसालकर का मानना है कि तात्कालिक सामाजिक स्थिति अत्यंत उच्च रही होगी, ठीक है ना। मतलब कि सामाजिक दशा जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वह काफ़ी अधिक उच्च थी, ठीक है ना। काफ़ी अधिक क्या थी, उच्च थी। वहाँ का जो खान पान था, ठीक है ना, वहाँ का जो खान पान था, वेशभूषा जो वहाँ का था, आभूषण, ठीक है ना, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब काफ़ी अधिक क्या थी, उच्च थी, ठीक है ना। उस समय में सामाजिक दशा काफी अधिक उत्कृष्ट थी। खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब काफी अधिक उच्च किस्म के होते थे। वहाँ का जो सामाजिक संगठन था, वहाँ का जो सामाजिक संगठन जो वहाँ का था, सिंधु सभ्यता के स्रोतों से प्रतीत होता है कि वहाँ का सामाजिक संगठन काफ़ी अधिक जो है माने संगठित, अच्छे तरीके से संगठित था, ठीक है ना। तात्कालीन समाज वर्ग अथवा वर्णों में विभाजित नहीं था, किंतु अलग अलग परिवार में रहने की व्यवस्था थी। आज के जैसे जो हमारे यहाँ वर्ग और वर्णों की जो है को विभाजित किया हुआ है, अलग अलग वर्ण के लोगों को ऊंचा नीचा करार दिया जाता है, उस समय में इस तरह की कोई बात नहीं थी, किंतु अलग अलग घरों में रहने की व्यवस्था थी। गृहों का निर्माण जो है बहुत ही, सामाजिक संगठन जो था, ठीक है ना, वर्णों का विभाजन नहीं था।
वर्णों का विभाजन नहीं था। ठीक है, अलग अलग घरों में रहने की व्यवस्था थी। अलग अलग घरों में रहने की व्यवस्था थी। ठीक है, वहां का जो घर था, वह काफी अधिक उत्कृष्ट था। कैसा था? उत्कृष्ट था। ठीक है ना, घर जो है काफी अधिक क्या था? उत्कृष्ट था। उनका जो निर्माण हुआ था, घर का जो निर्माण हुआ था, काफी कुशलता पूर्वक निर्माण हुआ था। ठीक है ना, निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये आपका जो है वहाँ का जो भोजन का, समाज का जो भोजन का व्यवस्था था। ठीक है ना, तो वहाँ के लोग मुख्य तौर पर गेहूं, जौ और चावल, मटर, दूध से निर्मित खाद्यान्न, सब्जियां, फलों के अतिरिक्त गाय, भेड़, मछली, कछुए, मुर्गे आदि जंतुओं के मांस का भी सेवन करते थे। वे खजूर भी खाते थे, किंतु उनका मुख्य आहार गेहूं ही था। ठीक है ना, भोजन के बारे में यदि आप बात करें, भोजन के विषय में यदि आप बात करें, तो भोजन में वे लोग जो है गेहूं उनका मुख्य भोजन था। गेहूं के साथ मटर, ठीक है ना, दूध से संबंधित भोजन वे लोग करते थे। ठीक है ना, वे लोग गाय, भेड़, मछली, कछुए आदि का मांस भी सेवन करते थे, लेकिन मुख्य आहार उनका गेहूं ही था। वेशभूषा एवं आभूषण की यदि हम बात करें, ठीक है ना, वेशभूषा, ठीक है, तथा आभूषण की यदि बात करें, तो मैं आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता के समय का कोई भी कपड़ा उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहाँ का वेशभूषा के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, वेशभूषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए ठीक है ना, मूर्तियों का ही सहारा लेना पड़ता है। कपड़े तो सड़ गए होंगे ना, कपड़े उपलब्ध नहीं होने के वजह से वेशभूषा का अंदाजा जो है वह मूर्तियों से लगाया जाता है। मूर्तियों को देखा जाता है, मूर्तियों की सहायता से ही वहाँ के वेशभूषा तथा आभूषण की जानकारी होती है। मूर्तियों को देखने पर पता चलता है कि शरीर पर 2 कपड़े धारण किए जाते थे। प्रथम एक आधुनिक काल के समान कपड़ा होता था, जिसे बाएं कंधे के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे से निकालकर पहनते थे, ताकि दाहिना हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। दूसरा वस्त्र जो शरीर पर नीचे पहना जाता था, आधुनिक धोती के समान होता था। स्त्रियां एवं पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं होते थे। ठीक है ना, कपड़ों को सिंधु घाटी की सभ्यता में कपड़ों को सिल कर पहना जाता था। ठीक है ना, नारियों में आकर्षक केश विन्यास की प्रथा थी। ठीक है ना, मतलब कि वेशभूषा में जो कपड़ा जो है, 2 कपड़ों का इस्तेमाल पहनने में, कपड़ों का उपयोग होता था। ठीक है ना, एक कमर के ऊपर होता था, और दूसरा जो है कमर के नीचे होता था। ठीक है ना, कपड़े की बात यदि करें तो एक कमर के ऊपर और दूसरा कमर के नीचे होता था। ठीक है ना, वहाँ का जो कपड़ा होता था, कपड़ा को सिलकर पहना जाता था। स्त्री और पुरुष के कपड़े में कोई विशेष अंतर नहीं होती थी। ठीक है ना, स्त्री और पुरुष के कपड़े करीब करीब समान ही होते थे, लेकिन एक विशेष बात क्या है कि
स्त्रियां जो होती थी, स्त्रियों के बाल, ठीक है ना, बाल, स्त्रियों के बाल जो हैं वह काफी अधिक क्या होते थे, आकर्षक होते थे। स्त्रियों के बाल काफी अधिक आकर्षक होते थे। केश विन्यास की प्रथा थी, ठीक है ना, केश विन्यास की प्रथा थी। वे अपने बालों का जूड़ा बनाती थी, कभी कभी अपने चोटी को शीश पर कई वृत्तों में लपेट लेती थी। पुरुषों के बाल पीछे की ओर मुड़े हुए होते थे, जिन्हें काटा भी जाता था। पुरुष दाढ़ी रखते थे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीवन में औषधियों के बारे में। कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो है उस समय में सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वह विभिन्न प्रकार के औषधियों से परिचित थे। हिरन, बारह सिंगे और सिंगों की 12 सिंगे के सिंग, नीम की पत्तियां और शिलाजीत की औषधियों का भी प्रयोग वे लोग करते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी काली वया एवं लोया से प्राप्त हुए हैं। तो यह था आपका सामाजिक जीवन, ठीक है ना। मैंने धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके पीछे कर लीजिएगा और पीछे करने के बाद जगह जगह से आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी में लिख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मैंने जो भी बातें कही है उन सारे बातों को आप मन में घुमाइएगा, मन में याद करने का प्रयास करिएगा, भाषा बनाने का प्रयास करिएगा और एक सुंदर भाषा तैयार करिएगा इस वीडियो के आधार पर। और उसके बाद आप पढ़िएगा, बहुत ही अधिक मजा आएगा भाषा को पढ़ के। अगर आपने आज से पहले अपने भाषा में उत्तर नहीं बनाया है तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही आप अपने भाषा में अच्छी खासी उत्तर बना लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।